तो आज हम फिर से आ गए हैं कम पेज ज्यादा रिवीजन वाली सीरीज को लेकर, जिसमें हम हरियाणा के भूगोल का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हमने पार्ट 1 कर लिया था और आज का टॉपिक रहेगा हरियाणा की कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई व्यवस्था। तो देखिए, आपको सबसे अच्छा कंटेंट मिलेगा। देखिए, आप पीडीएफ का कंटेंट देखिए एक बार। आज का टॉपिक रहेगा यानी कृषि, पशुपालन और सिंचाई व्यवस्था। तो देखिए, हम जानते हैं कि हरियाणा राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार कृषि रहा है और राज्य का 3/4 जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है। तो स्वाभाविक है कि कृषि है, उनमें ज्यादा लोग लगे होंगे। तो राज्य की प्रमुख फसलें, राज्य में दो प्रकार की फसलें हैं, रबी व खरीफ की फसलें। देखिए, रबी फसल जो कि स्थानीय भाषा में इसे आषाढ़ी फसल भी कहते हैं, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट लिया जाता है। इसकी जो मुख्य फसलें वो हैं गेहूं, कपास, जौ, चना, दलहन आदि। हरियाणा की जो कुल गेहूं उत्पादन क्षमता है वो 15% पैदा करता है। यूपी, पंजाब और एमपी के बाद हरियाणा का गेहूं उत्पादन में चौथा स्थान आता है। इसके अलावा हरियाणा कपास उत्पादन में विदेश में चौथा स्थान रहा है। उसके बाद है खरीफ की फसलें। इसे सावनी की फसलें भी कहते हैं, जो जुलाई शुरू में बोई जाती है और सितंबर में काट लिया जाता है। इसकी मुख्य फसलें जैसे कि चावल, मक्का, बाजरा, जवार आदि। और करनाल जो जिला है वो बासमती चावल के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। होने के कारण इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसके बाद हमें पढ़ना है हरियाणा की बागवानी। हरियाणा ने बागवानी विकास को बढ़ावा देने के लिए 1990 और 91 में एक अलग विभाग के रूप में इसकी स्थापना की थी। देखिए, बागवानी फसलें कौन कौन सी हैं, जैसे फल की खेती हरियाणा में, जो राज्य में फल के उत्पादन में सिरसा जिले का पहला स्थान रहा है। उसके बाद जो आम उत्पादन में यमुनानगर जो जिला है वो अग्रणी उत्पादक रहा है हरियाणा में। लेकिन केला और सेब हरियाणा में नहीं होगा, लेकिन एचएसएससी इसे मानती है कि केला और सेब का अग्रणी उत्पादक फतेहाबाद है। तो इसलिए एचएसएससी इसको मानती है तो हमने इसके अंदर लगा दिया है। वरना हम सब जानते हैं कि केला तो हरियाणा में होता ही नहीं है कहीं, सेब भी नहीं होता है। लेकिन ऐसा होगा शायद कि केला और सेब का जो भंडारण है ना वो इन जिले में ज्यादा होता होगा। उसके बाद है सब्जी का उत्पादन, सब्जी खेती। राज्य में आलू की सर्वाधिक खेती की जाती है। आलू के उत्पादन क्षेत्र हैं कुरुक्षेत्र, यमुनानगर तथा अंबाला। सुगर बीट्स जो कि करनाल और सोनीपत में उत्पादन होता है। फूल गोभी जिसे सोनीपत और पानीपत जिलों में ज्यादा बोया जाता है। उसके बाद मशरूम की खेती। देखिए, मशरूम की खेती सोनीपत के में मशरूम के उत्पादन में देश में प्रथम रहा है। हरियाणा में जो मशरूम उसको खुम्बी बोला जाता है, और उसके साथ इसे सांप की छतरी से भी जाना जाता है। इसके बाद हमें पढ़ना है मसाले। हरियाणा में कौन कौन से मसाले आदि बोए जाते हैं। तो हरियाणा में सर्वाधिक भाग पर लहसुन की खेती की जाती है। इसके अलावा जो हल्दी है वो यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में, मिर्च है यमुनानगर, करनाल में, मेथी है गुरुग्राम, वही हिसार आदि जिलों में बोई जाती है। उसके बाद जो औषधीय है वह सुगंधित पौधे हैं वो राज्य सरकार ने 13 अगस्त 2002 को राज्य के मेडिसिन प्लांट बोर्ड की स्थापना की थी। इसका जो मुख्यालय है वो पंचकुला है। इसके अलावा फूलों की खेती, ग्लेडियोस फूल की जो खेती है वो सर्वाधिक की जाती है फरीदाबाद में। रजनीगंधा फरीदाबाद में उगता है। गुलाब की खेती सोनीपत, पानीपत आदि में की जाती है। गेंदा गुरुग्राम व जींद आदि क्षेत्रों में इसे उत्पन्न होता है। कृषि संबंधी राज्य की प्रमुख योजनाएं, जैसे कि जो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना है, इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी। शुरू करने का कारण रहा था कि मौसम व आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु इसे शुरू किया गया था। भरपाई भावांतर भरपाई योजना जो कि 1 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी। जिसका कारण था कि कम कीमत के जोखिम को किसानों से उसको कम करना, कीमत के जो जोखिम होते हैं उसको कम करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। तथा कृषि में विविधीकरण यानी कृषि को अलग अलग प्रकार की फसलें बोना, इसके लिए इसको शुरू किया गया था। इसके बाद हमें देखना है मुख्यमंत्री कृषक एवं खेती और मजदूर जीवन सुरक्षा, जिसकी जो शुरुआत थी वो जनवरी 2014 में हुई थी। आर्थिक मदद व मृत्यु के आश्रितों को 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके अलावा है बागवानी विजन दस्तावेज, जो वर्ष 2017 में 15 वर्षों में बागवानी क्षेत्र को दुगुना व उत्पादन क्षेत्र को तिगुना करने के लिए इसे शुरुआत किया गया था। इसका जो विजन है वो 2030 तक तैयार किया गया था कि इस टारगेट को हम 2030 तक पूरा कर लेंगे। इसके बाद है राज्य में पशु। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय का दूसरा साधन वो है पशु पशुपालन। तो देश की पशु गणना दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 में हुई थी पहली बार। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल पशुधन
71.02 लाख के लगभग है, जो कुल पशुधन का 2.10% हिस्सा है। राज्य में मुर्रा नस्ल की भैंसें पाई जाती हैं, जिसे खुंडी भी कहा जाता है। इसकी जो क्वालिटी है वो है ये कि एक दिन में 35 लीटर तक दूध देती है। इसे एशियन ट्रैक्टर व काला सोना आदि नामों से भी जाना जाता है। हरियाणा में साहिवाल व थारपारकर गायों की नस्लें प्रमुख है। साहिवाल के जो थारपारकर गाय है ये सोनीपत जिले में अधिक पाई जाती है। इसके बाद है पशुपालन एवं डेयरी के महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमें जानने आवश्यक है। वन लाइनर तथ्य देखिए, 19 नवंबर 2015 को गोवंश व गौ संवर्धन अधिनियम 2015 लागू किया गया था। हिसार में गोकुल ग्राम स्थापित किया जा रहा है, जो कि स्पर्म बैंक हिसार, गुरुग्राम और जगाधरी यमुनानगर में है ना, जहाँ पर जो शताब्दी एक्सप्रेस का कार्यशाला भी स्थित है एकमात्र। इसके अलावा भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र टोहाना हिसार में है। गोवंश व गोवंश के प्रजनन और विकास के लिए 12 से 13 जनवरी 2000 को हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। सघन पशु विकास परियोजना भिवानी 1972 में जमीन निकासी के नाम से जाना जाता है स्थापना की गई। इस पर इसी प्रकार 3 प्रकार की जो मुर्गी का प्रजनन है, जैसे कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला, वो थानेसर के कुरुक्षेत्र में है। जो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार जिले में स्थित है। देखिए, 3 प्रकार की मुर्गी का जो प्रजनन है वो गुरुग्राम में है, और जो कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला है वो कुरुक्षेत्र थानेसर में है। इसके अलावा जो सुधार संरक्षण के लिए पशु हरियाणा में मुर्रा भैंसों के लिए व दुधारू पशुओं की नस्ल अधिनियम 2001 में लाया गया था। हरियाणा अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए फ्री में मुफ्त बीमा करने वाला प्रथम राज्य बना है। पालतू पशु चिकित्सा केंद्र सह प्रशिक्षण चिकित्सा केंद्र ये कहाँ पर है? पंचकुला में स्थित है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में एक वीर्य बैंक है, जहाँ तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है। ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो वन लीनियर में आ सकते हैं एक। इसके अलावा हमें पढ़ना है हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था। देखिए, सिंचाई व्यवस्था देखिए, राज्य में सिंचाई 60% भूमि पर उत्तर व्यवस्था की सिंचाई है, और सिंचित भूमि का जो साधनवार विवरण है वो है 48.3% नहरी व्यवस्था से, 51.12 नलकूपों से, 0.52% अन्य संसाधनों से। तो नलकूपों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक होती है कैथल में, न्यूनतम होती है पंचकुला में। इसके अलावा जो सिंचित क्षेत्र और जिलावार विवरण है वो इस प्रकार है। कुल सिंचित क्षेत्र है वो 5,672 हेक्टेयर में है। सर्वाधिक सिंचित जो जिला है वो सिरसा रहा है, और न्यूनतम पंचकुला रहा है। जिलेवार विवरण है ये। इसके अलावा हम प्रमुख नहरें, सबसे प्रमुख नहर है हमारी पश्चिम यमुना नहर। इसका ऐतिहासिक विवरण है कि ये 1879 ईस्वी में यमुना नदी के पश्चिम भाग में राज्य के ताजेवाड़ा नामक स्थान से निकाली गई थी। यह सबसे पुरानी नहर है। इसकी वर्तमान स्थिति, वर्तमान में यह हथनीकुंड बैराज से निकलती है, क्योंकि जो ताजेवाड़ा बैराज वो स्थिर पड़ चुका है, उसकी जो परियोजना है ये भी समाप्त हो चुकी है। भौतिक एवं इसकी कुल लंबाई 3,226 किलोमीटर तक है। इसकी प्रमुख शाखा जैसे कि हिसार नहर, बलोट नहर जो कि झज्जर जिले में है, व बरवाला, हासी, जींद व मुर्रक नहर। इसके बाद हमें और नहरें देखनी है। इसके बाद आती है हमारी भाखड़ा नहर तंत्र। देखिए, ये सतलुज नदी पर नांगलबाद बनाकर निकाली गई है। यह नगर यह नहर टोहाना फतेहाबाद में से हरियाणा में प्रवेश करती है तथा भाखड़ा नहर और पश्चिम यमुना नहर के बीच यह कड़ियों का काम करती है, इन दोनों को जोड़ती है। इसकी 2 प्रमुख शाखाएं हैं, जैसे बरवाला लिंक नहर और नरवाना लिंक नहर। इसके बाद आता है गुड़गांव नहर, जो कि दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। इसका कार्य वर्ष 1970 में प्रारंभ हुआ था और 10वीं पंचवर्षीय योजना का समाप्त हुआ। इसके बाद हमारे पास है जवाहर नहर व भिवानी नहर। यह दोनों नहरें भाखड़ा नहर से निकाली गई छोटी नहरें हैं। अर्थात जवाहर नहर सोनीपत से निकलती है, और भिवानी तो तुम जानते भिवानी से निकलेगी। इसके अलावा आगरा नहर जो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सिंचाई करती है। ये हमारा नहर तंत्र हो गया। इसके बाद है सिंचाई परियोजना। सिंचाई की जो मुख्य मुख्य परियोजनाएं हैं वो हमें देखनी है। देखिए, हरियाणा की मुख्य सिंचाई योजना है। सबसे पहले है जुई नहर सिंचाई योजना परियोजना। इसका प्रारंभ वर्ष रहा है 1969। इस नहर की लंबाई 170 किलोमीटर तक है। सिंचित क्षेत्र ये भिवानी क्षेत्र में सिंचाई करती है, क्योंकि जुई है वो भिवानी में आता है। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू उत्थापक परियोजना।
इसमें पहली बार पानी 1976 में छोड़ा गया था और सिंचित क्षेत्र महेंद्रगढ़ का क्षेत्र रहा है। इसके बाद आती है लोहारू थापक परियोजना, जिसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर रही है, सिंचित क्षेत्र भिवानी और चरखी दादरी है। क्योंकि लोहारू हम जानते हैं किसके अंदर आता है, भिवानी के अंदर आता है, और लोहारू जो हमारी विधानसभा उसका सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा फिर आता है नंगल उत्थापक परियोजना, जो 80 किलोमीटर लंबी है और इसका सिंचित क्षेत्र अंबाला रहा है। इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्य रहा है कि उत्थापक जो परियोजना है उसमें कुल 493 नहरें निकलती है, इसकी कुल लंबाई 3702 किलोमीटर की है। इसके अलावा कुछ और परियोजनाएं हैं। हथनीकुंड बैराज परियोजना, यह ताजेवाला बैराज के स्थान पर निर्मित हुआ था। शुरुआत 1996 में, समाप्त 1999 में। इसमें वर्ष 2002 में पानी छोड़ा गया था। इसकी कुल लंबाई 360 किलोमीटर तक रही। ये ताजेवाला के स्थान पर बनाया गया है। इसका देखना है ताजेवाला परियोजना, ये निर्मित हुई थी 1873 में और इसकी कुल लंबाई 360 किलोमीटर थी, जो कि हथनीकुंड बैराज की थी। क्योंकि ताजेवाला को समाप्त करके हथनीकुंड बैराज बनाया गया है, क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका था, स्थिर पड़ गया था। इसके स्थान पर हथनीकुंड बैराज परियोजना लागू की गई। ये लिखा भी है, यह परियोजना अब समाप्त हो चुकी है। देखिए, इसी के साथ हमारा हरियाणा राज्य का एक और टॉपिक, जिसमें हमने कृषि, पशुपालन व सिंचाई व्यवस्था को देखा। तो इसी प्रकार आप इसको पढ़ते रहिए छोटी छोटी पीडीएफ से। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वह हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।